हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान जीके का टॉपिक है। काफ़ी दिन से राजस्थान जीके नहीं पढ़ी थी, हम साइंस की तरफ चल रहे थे और आज हम राजस्थान जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि राजस्थान जीके से आपके आने वाले पेपर में कम से कम 7 क्वेश्चन, तो 7-8 क्वेश्चन का मार्जिन तो आप लेकर चलिए। 7, 6, 5, 500 पर क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके से आएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो आज का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आपने थंबनेल देखा ही होगा और थंबनेल में जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक का हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियोस क्यों नहीं आ रही है इतने दिन से, इसका रीज़न है, बट बोलूँगा नहीं रीज़न, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे रीज़न बताना कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। जब हम कभी मिलेंगे फेस टू फेस, मतलब जब हम फेस टू फेस बात करेंगे कभी, तब बताया करूँगा कि क्यों मेरी वीडियोज़ बहुत लेट आती हैं या क्या उसके रीज़न होते हैं लेट आने के। पर एक चीज़ ये भी सच है कि मेरे मन में हमेशा ख्याल रहता है आप लोगों के कंटेंट को बनाने का और वीडियो को लाने का, बिकॉज अगर मैंने कोई काम शुरू किया है तो उसको ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है, या तो मैं वो काम ही ना लेता। बट येस, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ एंड आई एम फेसिंग, बट ऑल राइट, चलता है इतना तो। और ये सब चीज़ें उतार चढ़ाव वाली होती है। खैर, इतनी ज़्यादा बातचीत करनी नहीं है, सीधा कंटेंट पे आएंगे। टॉपिक बढ़िया है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इस बात की श्योरिटी है। और एक बात बता दूं, मैं आरबीएससी को बेस बनाकर चलता हूं, यानी मेरा जितना भी कंटेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं मैं आरबीएससी को खोज लेता हूं, चाहे मेरे को 10th तक के लेवल पे क्यों ना जाना पड़े। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहे कि ये जो हमारा कंटेंट है इनफ है, नहीं है, ये है वो है। नहीं, ये कंटेंट मैंने जितना बनाया है उसके हिसाब से इनफ है, बट इसके साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए। होता है ना कि कुछ पढ़ने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करते हैं ताकि वो भी हमारे काम आए। तो मेरी कंटेंट को पढ़ने के बाद भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके पढ़ सकते हो सकते हो कि मैंने कुछ चीज़ बाय मिस्टेक छोड़ दी हो और वो आपने कहीं पढ़ ली हो, तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हमारा कंटेंट जो है वो सफिशेंट है हमारे सिलेबस को लेकर। बट आपके अंदर एक एक्सप्लोरिंग स्किल्स होनी चाहिए एज अ टीचर और वुड बी टीचर। आपको ढूंढने की क्षमता या आदत होनी चाहिए कि इतना पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत और कहीं से अगर मिल जाए तो पढ़ लो। ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इन अ पॉजिटिव मैनर, बुरा मत मानने इस चीज़ का, एक पॉजिटिव मैनर में बोला, ओके। सो आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की चित्रकला। देखो, चित्रकला क्या होती है? चित्रकला एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भाव को प्रकट करती है। मेरा ये मानना है कि जो इंसान चित्र को समझ सकता है, चित्रों के भाव को समझ सकता है, वो इंसान के भाव, इंसान की फीलिंग्स को आराम से समझ सकता है। जिस इंसान के अंदर क्षमता है चित्र चित्र के भाव समझने की, उनके रंगों की निखार और सुंदरता को समझने की, वो इंसान वास्तव में पूरी दुनिया को दुनिया के प्रकृति को समझ सकता है, दुनिया के सौंदर्य को समझ सकता है, ब्यूटी को समझ सकता है, ग्रेस को समझ सकता है, वो इंसान के अंदर की इंसानियत को समझ सकता है। तो चित्रकला, इसीलिए हम कहते हैं आर्टिस्ट आर ग्रेटेस्ट, बिकॉज आर्टिस्ट होते हैं वो ग्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ही दुनिया से कुछ अच्छा निकाल के डाल देते हैं जो हम समझ भी नहीं पाते। बट यस, आर्ट इज़ डिवोशन, आर्ट इज़ गॉड, ठीक है। कला भगवान है, हम सब जानते हैं। इस चित्र को देखिए, इस चित्र के बारे में आपने अगर 12th में आर्ट वगैरह ली होगी, आर्ट एजुकेशन वगैरह, उसमें सुना होगा। ये है राधा बनी ठनी, निहाल चंद जी ने बनाया था किशनगढ़ शैली के अंदर। किशनगढ़ शैली, जो हिंदी में शैली, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं इसको, पेंटिंग स्टाइल होता है, ठीक है। तो राधा बनी ठनी को देखो, कितनी अच्छे से निखारा है इसमें एक स्त्री को, राधा जी को कितने अच्छे से सुंदरता से निखारा गया है, कितने भाव प्रकट करता है, नाक नक्श वगैरह सब देखो, ऐसा लग रहा है परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्शन लग रहा है ये। और ये पेंटिंग में भाव, सौंदर्य, इन सबको झलकाता है, ठीक है। तो राजस्थान की जो पेंटिंग्स है वो आज की नहीं है, बहुत पुराने समय की है। आदि मानव के काल से वहाँ पे चित्रकला का प्रचलन है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आरबीएससी की जो हमारी 8th क्लास की बुक है उसका और 10th क्लास की बुक है उसका मिक्सचर लेके आया हूँ आज। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे और मैं इसकी बात की श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो पार्ट 1 है ना, इसमें से 100% चांस है क्वेश्चन बनने की। पार्ट 2 में थोड़ा सा लेवल टफ हो जाएगा, बट वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। सिलेबस में साफ लिखा है 10वीं तक का कठिनाई स्तर रहेगा, तो 10वीं वाले में से जो पेंटिंग का चैप्टर है वो भी मैंने उठाया है, ठीक है। तो ये राधा बनी ठनी निहाल चंद ने बनाई थी, किशनगढ़ शैली या किशनगढ़ स्टाइल के अंदर पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है। उसके अंदर अंदर ये बनाई है, बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है। मोनालिसा कहते हैं इसको, इसको भी मोनालिसा कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा या इंडियन मोनालिसा कहते हैं राधा बनी ठनी को, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ये देखो किस तरह का सौंदर्य का भाव प्रकट कर रहा है। तो क्या सिर्फ पेंटिंग सौंदर्य के लिए दर्शाई जाती है कि वो सिर्फ सौंदर्य, ब्यूटी को दर्शाएगा, श्रृंगार को दर्शाएगा? नहीं, हम पेंटिंग्स में रोष को, दुख को, ठीक है, मार्मिकता को, ठीक है, ग्लूमिनस को भी देख सकते हैं। ग्लूमिनस हो गया, मार्मिकता हो गया, सैडनेस हो गया, ये सारी चीज़ें देखो। महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था चेतक, जब
ये शहीद हुआ था चेतक, तो इसका मार्मिक चित्र है। ठीक है, इसको देखकर बहुत सारे लोग भावुक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्मिक चित्र था, तो पेंटिंग्स में हर चीज़ दर्शाई जाती है। ये चित्र देखो, ये वीरता को दर्शा रहा है। ठीक है, कि शेर हाथी से लड़ रहा है या हाथी शेर से लड़ रहा है, वीरता को दर्शा रहा है। राजस्थान की पेंटिंग्स में वीरता, रस, जो बहुत सारे रस होते हैं ना, वीर, श्रृंगार, मतलब लव हो गया, ठीक है, ब्यूटी हो गया या डिवोशन हो गया, इन सब चीज़ को दर्शाया जाता है। इसके साथ साथ एनिमल्स को दर्शाया जाता है, आपके नेचर को दर्शाया जाता है, प्रकृति को दर्शाया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि राजस्थान के जो पेंटिंग्स हैं उसमें प्रकृति भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग जीवन जो होता है, लोक जीवन जो होता है ना, मतलब लोगों का जीवन होता है, उसको दर्शाया जाता है। राजा महाराजाओं की महिमा को दर्शाया जाता है, ताकत को दर्शाया जाता है। ठीक है, पेंटिंग्स में बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। राजस्थान की पेंटिंग्स की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे रंगों का प्रयोग होता है, रंगों के मिक्सचर का प्रयोग होता है। इसमें एक पेपर वाला कैनवास नहीं होता है, इनमें कैनवास के अलग अलग टाइप भी होते हैं। कैनवास का मतलब समझते हो, वो जगह जहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। तो कैनवास सिर्फ आपका पेपर नहीं होता, कैनवास के बहुत सारे टाइप होते हैं, और राजस्थान में काफ़ी सारे टाइप चित्रकला के कैनवास में यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने दीवार, हवेली, ठीक है, और कागज़, कपड़ा, इन सब पे भी पेंटिंग्स की है। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हो। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू राजस्थान, पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की चित्रकला से परिचय। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ट्रांसलेशन है, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का फ़ायदा ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में हिंदी वर्जन अगर इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो इंग्लिश का देख के काम चला सकते हैं। या मान लो अगर इंग्लिश वालों को इंग्लिश का कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो वो हिंदी में से देख के काम चला सकते हैं। दोनों को पढ़ा करो। ठीक है, एज अ टीचर आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, दोनों में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी टाइप का बच्चा मिल जाए तो आपको पढ़ाना आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश 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 और हिंदी हिंदी नहीं, आपको बैलेंस बना के चलना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के ज्ञान रखो अपने पास। इंग्लिश मीडियम वाले जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी को स्किप मत करना, उनको देखते बोलना मत, अरे यार हिंदी आ गई तो हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखा करो। राजस्थान चित्रकला अपने आप में काफ़ी समृद्ध है, यानी काफ़ी रिच है। ठीक है, इसके चित्र कागज़ यानी पेपर, कपड़े यानी क्लोथ्स, हवेलियाँ, मंदिर, महलों की दीवारों पर अर्थात अलग अलग कैनवास पर सजे होते हैं। देखो बहुत सारे, वॉल हो गया, टेंपल हो गया, हवेलीज हो गया, क्लोथ्स हो गया, और बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस पे डेकोरेटेड होती है कैनवास पे, डिफरेंट काइंड ऑफ कैनवास पे। कैनवास वो जगह जहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में सिर्फ ऐसा नहीं कि आजकल क्या होता है, आपको बोले कोई पेंटिंग करो तो आप कैनवास ढूंढते हो, पेपर वगैरह। पहले के टाइम पे तो दीवारों पे पेंटिंग बना देते थे। ठीक है, आदि मानव वगैरह तो गुफा, केव्स के अंदर, भीमबेटका की सुना होगी, अजंता एलोरा सुनी होगी। ठीक है, और राजस्थान, ठीक है, तो ये सब उसमें बनाई जाती थी। ये इसका बेसिक परिचय है। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ अर्ली राजस्थानी पेंटिंग्स, यानी शुरुआत कैसे हुई राजस्थान की पेंटिंग की, इसके कोई क्लू वगैरह भी तो मिलने चाहिए। ऐसा कोई थोड़ा ना बोल देगा अच्छा हाँ आज से शुरुआत होगी पेंटिंग की, नहीं, कुछ क्लूज होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पुराने समय में आदि मानव वगैरह जो होते थे वो गुफाओं में उनकी पेंटिंग्स वगैरह मिली है, अजंता एलोरा वगैरह हम सबने देखा है। राजस्थान में भी यही सीन था। ठीक है, राजस्थान में आलनिया, दर्रा यानी कोटा, बैराठ यानी बैराठ कहाँ पे, जयपुर में। ठीक है, और भरतपुर नामक शैलाश्रयों यानी गुफाओं, शैलाश्रयों का मतलब पता क्या होता है, शेल्टर केव, शैलाश्रय यानी शेल्टर, यानी जो गुफाओं के अंदर होते हैं, जो गुफाएं होती हैं, में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन शुरुआती चित्रण की परंपरा को दर्शाता है। यानी शुरुआत में कैसे पेंटिंग्स वगैरह होती थी, ये इन जगहों पर कुछ राजस्थान की कुछ जगहें हैं। देखो आज का राजस्थान है, पहले तो बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, समथिंग समथिंग। तो काफ़ी जगह राजस्थान के, जैसे आलनिया है, दर्रा है, कोटा है, दर्रा है, बैराठ है, दर है, इन सब जगहों पर गुफाएं जो मिली हैं, गुफाएं यानी शैलाश्रय या कह लो, या फिर गुफाएं कह लो, शेल्टर कह लो, या फिर केव्स कह लो, उसमें क्या है, क्या मिली है, जो प्राइमेट मैन नहीं है, आदि मानव जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए रेखांकन मिले हैं। ठीक है, जो पेंटिंग के ट्रेडिशन को दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं पेंटिंग की ट्रेडिशन की ओर, कि हाँ भाई यहाँ पे पेंटिंग वगैरह हुआ करती थी। वीएस वाकर्णकर की खोज, वीएस वाकर्णकर ने खोज की थी, एक डिस्कवरी की थी, किस चीज़ की, स्टार्टिंग की पेंटिंग्स की। राजस्थान में कुछ स्टार्टिंग में चित्रकला के जो पेंटिंग्स के जो क्लूज हैं उसकी या एविडेंस की खोज की थी इन्होंने, वीएस वाकर्णकर दी ने। इतना खास नाम नहीं, खास नाम है एडवांस लेवल के लिए, बट अपने रीड के लिए नहीं, बट मैंने डाला है क्योंकि हम इंट्रोडक्शन से चल रहे हैं, हम जीरो से आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहता है, इन्होंने 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालवाड़ के पास काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू और इडर में चित्रित शैलाश्रय यानी गुफाओं की खोज की थी। ही डिस्कवर्ड प्रिंटेड रॉक शेल्टर्ड इन 1953, प्रिंटेड रॉक शेल्टर्ड
ठीक है। शेल्टर, प्रिंटेड रॉक शेल्टर या केव्स इन्होंने डिस्कवर की। प्रिंटेड मतलब जहाँ पे अब अपन लोग जो बच्चे नहीं होते दीवारों पे कुछ कुछ कोच देते हैं, मार देते हैं, ऐसे उस समय आदि मानव भाई वो भी दीवारों पे कुछ कुछ डिजाइन वगैरह हल्का फुल्का बना देते थे। आज भाई आज तक उन्होंने कैसे प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया है आज तक नहीं मिटे हैं वो, ठीक है। और हम जरा सा कोई पेन ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं, 2 पानी पड़े नहीं बूंद और वो गायब, ठीक है। तो इन्होंने 1953 में इन जगहों पर कुछ जो चित्रित शैलाश्रय हैं यानी प्रिंटेड रॉक शेल्टर यानी केव्स में इन्होंने चित्र की खोज की थी, जो आदि मानव के चित्र बनाए गए थे वहां से। 1953 में किसने? वीएस वाकर्णकर्णी जी ने की थी, ठीक है। कुछ कुछ जगहों से, ये जो जगह है कोटा वगैरह, फलान ढिमकाना, ठीक है, यही सब जगह पे इन्होंने खोज की थी, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिक है, याद रख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ यानी ओल्डेस्ट अवेलेबल पेंटेड टेक्स्ट इन राजस्थान कब का है? 1060 का। और कौन कौन से 2 हैं वो रचित? एक है ओध निर्युक्ति वृत्ति और एक है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। ये 2 सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ है, यानी इसमें चित्र वाले ग्रंथ नहीं होते, हम बोलते नहीं कि अरे पिक्चर वाली किताब दिखाओ भैया, इसमें मजा नहीं आ रहा रफ रफ में, तो ऐसे चित्रित ग्रंथ थे, ठीक है। सबसे पुराने 1060 के आसपास के चित्रित ग्रंथ हैं वो है ओध निर्युक्त वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। ये 2 सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ हैं 1060 के आसपास के, ठीक है। ये कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर भंडार में मिले हैं, जैसलमेर के भंडार में मिले हैं, इतना याद रख लेना, सबसे पुराने हैं ये। इंग्लिश में भी इसको 10 वैकल्पिक सूत्राचूर्णी और ओध निर्युक्ति वृत्ति, इसका यही नाम होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, ठीक है, क्योंकि इसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर लेते हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला यानी प्योर राजस्थानी पेंटिंग। विशुद्ध का मतलब क्या होता है? अब पहले क्या होता था, जो आदि मानव वगैरह है या प्राइमेट मैन है वो क्या करते थे, दीवारों पे ऐसे हाथ वाथ मार के चित्र वित्र हल्का फुल्का जो उनके दिमाग में उस समय सूझता था कि कैसे शिकार करना है, समथिंग समथिंग वो बना देते थे। फिर क्या वो प्योर तरीके से कैसे कलर का अच्छे से यूज वगैरह करके बढ़िया तरीके से कुछ एक मेथड के द्वारा बनाया गया, ऐसा विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है वो 1500 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि प्योर राजस्थानी पेंटिंग कब से स्टार्ट हुई या फिर विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला कब से स्टार्टिंग में आई, स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तो 1500 ईस्वी के आसपास शुरू हुई है, ठीक है। ये बुक में लिखा हुआ है राजस्थान वाली में। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्ण रूप से प्रभावित है, इफेक्टेड है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में चित्रकला की बेसिक शुरुआत जो मानी जाती है, नींव जिसे कहते हैं ना, बेस, वो है मेवाड़। अपना मेवाड़ में राजस्थानी चित्रशैली का यानी राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल्स का जन्म हुआ, स्टार्टिंग हुई, ये चीज़ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ आ जाए या मेदपाट आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं डालिए, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन पूछ सकता है कि राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन यानी साइंटिफिक डिवीजन किसने किया? हु डिड द साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, या राजस्थानी पेंटिंग्स का साइंटिफिक डिवीजन किसने किया? तो किया है आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी जी ने राजस्थानी चित्रकला का साइंटिफिक डिवीजन किया। कब किया? 1916 में किया भाई, ठीक है। किस पुस्तक में किया? राजपूत पेंटिंग्स में किया। इनकी पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। और इन्होंने क्या कहा, देखो, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवल ने राजस्थान क्षेत्र की चित्रकला, जो राजस्थान रीजन की जो पेंटिंग्स है, उसको एक्चुअल में नाम दे दिया राजपूत चित्रकला या राजपूत पेंटिंग्स। उन्होंने कहा कि राजस्थान के रीजन में जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह हैं, एक्चुअल में ये क्या है, राजपूत चित्रकला है, यानी राजपूत पेंटिंग्स है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में राजपूत थे, तो कहा राजपूत पेंटिंग्स है ये सारी, ये जितनी भी पेंटिंग्स है ये सारी राजपूत है। बट हमें पता है कि भाई हर एक समर्थन का एक विरोध जरूर पैदा होता है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह आपके समर्थन यानी सपोर्टर नहीं मिलते। सपोर्टर जो सपोर्ट होता है उसकी जगह कुछ लोग डिक्लाइन भी कर देते हैं, मना भी कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है। अब अपोजिशन में भी होते हैं कुछ लोग। अगर आप कुछ लोग सपोर्ट में हैं, फेवर में हैं, तो कुछ लोग अपोजिशन में भी होंगे। तो इस फैक्ट के, इस मत के, इस जो इनका ओपिनियन है इसके विरोध में थे। एक इन्होंने जो मत दिया था, आनंद कुमार स्वामी, इन सब ने मत दिया था कि एक्चुअल में राजस्थान रीजन की जो पेंटिंग्स है
चित्रकला है वो राजपूत चित्रकला है, राजपूत पेंटिंग है, उनको हम राजपूत पेंटिंग कहेंगे। कोई भी पेंटिंग राजस्थान की है उसको हम राजपूत पेंटिंग कहेंगे। ऐसा किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवेल ने कहा था ऐसा। लेकिन इन मतों का खंडन किया, क्योंकि इतिहास में आप सब जानते हो, हर अगर किसी ने कोई खोज की तो दूसरा उसका विरोध लेके तुरंत पैदा हो जाता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। अब कुछ लोग कहे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या, हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण से हुआ था। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई आर्य तो आए ही नहीं थे भाई, क्या आप क्या बात कर रहे हो यार, आर्य उस समय थे ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे विरोध करते हैं ना, तो ऐसे इसका भी हुआ। तो इन मतों का खंडन करते हुए जो अब ओपिनियन क्या था? ओपिनियन यही था कि राजस्थान क्षेत्र की चित्रकला राजपूत चित्रकला है। इन लोगों ने माना, ये सब ने माना कि राजस्थान के क्षेत्र की जो चित्रकला है वो राजपूत चित्रकला है, यानी राजपूत पेंटिंग्स है। अब मतों का खंडन कैसे हुआ? ठीक है, जो मतों का खंडन किसने किया? रामकृष्ण दास ने किया। रामकृष्ण दास जी ने बोला कि राजस्थान क्षेत्र यानी वो जो क्षेत्र है वहां की जितनी भी पेंटिंग है असल में वो सारी राजस्थानी पेंटिंग है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विभाजन हुआ, वहाँ राजस्थान में जितनी पेंटिंग्स थी उसको राजपूताना पेंटिंग्स कहा गया। फिर उसके मतों का खंडन करते हुए रामकृष्ण दास जी ने बोला कि एक्चुअल में ये राजस्थानी चित्रकला है ना कि राजपूत चित्रकला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। देखो ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना इसी का पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी शैली है, शैली का मतलब स्टाइल, ठीक है, पेंटिंग स्टाइल, चित्रकला शैली है पेंटिंग स्टाइल, वो बेसिकली 4 है। लेकिन उन चारों के अंदर भी सब स्टाइल मौजूद है। सब स्टाइल यानी उप शैलियां, कुछ और शैलियां उन्हीं के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रख लेना, उन्हीं के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जैसे मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली के अंदर भी बहुत सारी सब स्टाइल यानी सब उप शैलियां मौजूद है। जैसे चावंड, उदयपुर शैली, नाथद्वार, देवाड़, सावर उपशैली, शाहपुर उपशैली, ठीक है, वगैरह वगैरह नौ इसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, ऐसी एक दूसरी है मारवाड़ शैली। अब मारवाड़ शैली के अंदर भी जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली इसके अंदर मौजूद है। ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत जो है वो आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, ये सब चीजें इसके अंदर मौजूद है। हड़ौती शैली में क्या क्या मौजूद है? बूंदी, कोटा और झाड़वाड़ा, ये 3 शैलियां इसके अंदर मौजूद है इस वाली शैली के अंदर। तो ये बड़ी हैं, इसके अंदर इसके बच्चे मौजूद है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। ठीक है, तो ये वाले जो 4 हैं, सॉरी ये गया, ठीक है, ये जो 4 हैं इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत होच पोच हो जाएगा। ये हाई लेवल वाला पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे, कुछ कुछ बनेंगे, लेकिन जो मैंने अभी तक मैंने जो पढ़ाया पीछे वहां से बनेंगे, और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आगे इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ ये वाला पार्ट अच्छे से देख लेना भाई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षी आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। अब ये जितनी भी शैली है, ये जितनी भी पेंटिंग स्टाइल है, जितनी भी चित्रकला की शैली है, इसके अंदर भी बहुत सारी शैली है, उनको किसी खास चीज की पहचान से मतलब पहचाना जा सकता है। अब किसी पेंटिंग को पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? उसके अंदर कुछ खास चीज को देखकर। अब मजनू भाई की पेंटिंग को कैसे पहचानोगे? मजनू भाई कौन से वाले? वेलकम वाले। उसने किसके ऊपर, वो घोड़े के ऊपर गधा बनाया था ना। ठीक है, तो वो घोड़े के ऊपर गधा देखते ही, जिस भी मीम में आप वो घोड़े के ऊपर गधा देखते हो तो किसका नाम याद आता है? मजनू भाई का याद आता है, अनिल कपूर का। वैसे ही हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ खास चीज होती है जो उसकी पहचान बन जाती है। ऐसे ही जितनी भी शैली थी, जितनी भी पेंटिंग स्टाइल थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ खास होता था। मैं बताता हूँ। और जैसे कुछ किसी के अंदर एक ही रंग का अच्छे से प्रयोग हो रहा है, किसी के अंदर एक ही जानवर को बार बार दिखाया जा रहा है, किसी के अंदर अलग अलग तरह की सुंदरता को बार बार दिखाया जा रहा है, किसी के अंदर एक ही पशु पक्षी को, किसी के अंदर एक ही पेड़ को। तो हर शैली को पहचानने का एक तरीका होता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। रंगों से शैलियों की पहचान, आइडेंटिफाइंग स्टाइल्स बाय कलर। रंगों से शैलियों को कैसे पहचानोगे? अब जयपुर और अलवर की जो पेंटिंग है, जयपुर और अलवर की जो शैली है, पेंटिंग स्टाइल है, उसमें ज्यादातर हरे रंग का प्रयोग हुआ है। जितनी भी पेंटिंग है उनमें हरे रंग का प्रयोग हुआ है जयपुर और अलवर की शैली में, यानी पेंटिंग स्टाइल में। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर की पेंटिंग स्टाइल में या जो चित्रकला शैली है उसमें पीले रंग का बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक है, उदयपुर में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। उदयपुर पेंटिंग स्टाइल में, पेंटिंग स्टाइल यानी चित्रकला शैली में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कोटा की पेंटिंग्स में ब्लू रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किशनगढ़ की पेंटिंग में सफेद या गुलाबी, तभी तो राधा बड़ी ठंडी इतनी सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, सफेद या गुलाबी इन रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बूंदी की जो पेंटिंग है उसमें सुनहरा यानी गोल्डन रंग का प्रयोग अधिक हुआ है।
ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, पूछ सकता है कि भाई बताओ कोटा की शैली में किस रंग का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, भैया नीले रंग का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। कोई पूछे किशनगढ़ शैली में किस रंग का अधिक प्रयोग मिलता है देखने को, तो आप बोलोगे सफेद और गुलाबी। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है, देख लेना भैया, और आरबीएससी की बुक से उठाई हुई है, क्वेश्चन आ सकता है, अभी नहीं तो कभी तो आएगा। मेरे को तो लग रहा है इस बार अब से जो इस वाली स्लाइड से जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वहां से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, वृक्षों से शैलियों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाइल्स फ्रॉम ट्रीज। अब हर चित्र में पेड़ होते हैं, अब हम भी तो पहले क्या करते थे, पेड़ ही तो बनाते थे, मोटा सा तना लेकर पेड़ बना दिया बढ़िया सा। जैसे हम थोड़ी ना आम चीकू केले वगैरह के पेड़ बनाते थे, हम तो अलग अलग तरीके से पेड़ बनाते थे, मतलब एक ही तरह का एक ही स्टाइल का पेड़ बनाते थे, घुमावदार पत्ती बनाते थे। लेकिन पेंटिंग में भी अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन बन जाते हैं उस पेंटिंग की, पहचान बन जाते हैं उस पेंटिंग की। अब देखो उदयपुर शैली है, जो उदयपुर स्टाइल है, पेंटिंग स्टाइल है, उसमें कदम्ब वृक्ष, बर्फलार ट्री जो है, कदम्ब वृक्ष जो है, बर्फलार ट्री जो है, सफेद और पीले कलर का इसका थोड़ा फूल होता है, सफेद सफेद राउंड और बीच में थोड़ा थोड़ा पीला पीला वैसा फूल होता है, वो वाला पेड़ इसमें ज्यादा दिखाया गया उदयपुर शैली में। किशनगढ़ शैली में केले के पेड़ बहुत दिखाए गए हैं। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है, जो किशनगढ़ की चित्रकला शैली है, उसमें केले के पेड़ को दिखाया गया है। ठीक है, कोटा बूंदी शैली, यानी कोटा और बूंदी की जो पेंटिंग स्टाइल है या चित्रकला शैली है, उसमें खजूर के वृक्ष, पाल्म ट्री को दिखाया गया है। ठीक है, जयपुर अलवर शैली में पीपल, फीकस और बनियन ट्री को दिखाया गया है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ किसमें दिखाया गया है, जयपुर अलवर शैली में, जयपुर अलवर पेंटिंग स्टाइल में। ठीक है, और बीकानेर जोधपुर पेंटिंग स्टाइल यानी चित्रकला शैली में आम के पेड़ को दिखाया गया है। तो ये 5 याद रख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है ये। देखो पिछली वाली स्लाइड और ये स्लाइड दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये 8वीं के बेस वाली बुक से लिया है। अभी 10वीं वाले का वो जो 4 मैंने पेंटिंग स्टाइल बताए थे ना मेन, चित्रकला शैली, मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ करके जो है, उसमें आएंगे हायर लेवल वाले। ठीक है, पशु पक्षियों से शैलियों की पहचान। अब भैया हम अपने अपने पेंटिंग में सबसे आसान क्या बना पाते थे, तुम्हें पता है, जब भी हम कोई चित्र वगैरह बनाते थे, कोई कुछ भी बनाता था, तो सबसे आसान जानवर क्या बना पाते थे, कोई सांप बना दिया, क्योंकि सबसे आसान वही बन जाता है रेंगने वाला, और या फिर हमने पक्षी बना दिया, कौवा, 2 पेंसिल घिस के। तो जो चीज़ें हम आसानी से बना पाते थे वही बना पाते थे। आपको ये कहे शेर बना लो, तो कैसे बना पाएगा भाई, हाथी बना सकते थे आसानी से। ठीक है, तो ऐसे पशु पक्षी भी पेंटिंग बनाते थे और उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी पेंटिंग की, यानी पेंटिंग की वो पहचान बन जाती थी। अब जैसे उदयपुर शैली है, उदयपुर स्टाइल है, उसमें कौन से ज़्यादातर जानवर दिखाए गए हैं, एक तो उसमें दिखाया गया चाकोर, चाकोर पक्षी, इसको इंग्लिश में भी चाकोर समथिंग ही कहते हैं, तो इसको ऐसे याद रखना, इसको ज़्यादा दिखाया गया है। ये मैंने चित्र को रंगीन दिखाया है, पेंटिंग में अलग तरीके से दिखाई देते हैं ये चित्र। ठीक है, मैंने आपको याद रखने के लिए ऐसे ये वाले चित्र, एडवांस वाले चित्र जो आजकल चलते हैं वो लेके आया हूँ मैं। इसके अलावा हाथी भी उदयपुर शैली में फेमस है। ठीक है, याद रख लेना। इसके अलावा जयपुर शैली में, जयपुर अलवर स्टाइल में, ये देखो अलग अलग शैली है, ध्यान रख लेना, एक साथ नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, मतलब कि इन दोनों शैलियों में ये वाले जानवर दिखाए जाते हैं। एक तो मोर दिखाया जाता है, जयपुर और अलवर शैली में आपको मोर बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा घोड़े, ये इस शैली में देखने को मिलते हैं। लास्ट है नाथद्वार स्टाइल, जो है नाथद्वार शैली है, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें गाय देखने को बहुत मिलती है। ठीक है, नाथद्वार शैली में गाय बहुत देखने को मिलती है। ये आज का था बेस, ये था पहला पार्ट, अब खत्म ही हो गया शायद, हाँ ये था फर्स्ट पार्ट। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट मार देना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये सारा आरबीएससी से उठाया हुआ कंटेंट है, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 10 तरह की बुक चेक करके कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास कोई एक बुक आ गई तो मैंने उसी से बना दे, नहीं, मैं इंटरनेट पे सर्च मारता हूँ, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, उसमें से कंटेंट देखता हूँ। मैं बुक्स मेरे पास पढ़ी हुई हैं, राजस्थान की आरबीएससी की बुक पढ़ी है मेरे पास, 6वीं 7वीं 8वीं की 10वीं की बुक पढ़ी है। ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता तो ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर लेता हूँ, उसमें से कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की चिंता आप मत क्या करो कि अगर कंटेंट कहाँ से सफिशेंट है। देखो जितना मेरे को लगता है कि हाँ भाई इतना सफिशेंट है, उतना मैं ज़रूर बनाता हूँ। ठीक है, हाँ आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि सर इसमें आपने ये छोड़ दिया है, आप इसको भी बता दो, क्या पता ये भी इम्पोर्टेंट हो, ना हो, ये हो समथिंग। ठीक है, इससे हम लोग म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, आप मुझको और मैं आपको, ताकि हम लोग अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, बाकी कंटेंट को लेकर चिंता मत करना। हाँ टाइपिंग में, क्योंकि मेरा फ़ोन छोटा है आप जानते ही हो, और आंखों में बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कोई गलती नज़र आ जाती है कि सर आपने डेट गलत बता दी, कुछ गलत बता दिया, हाँ
आप ज़रूर टाइप कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, इग्नोर बिल्कुल नहीं करूँगा कि भाई अच्छा इसने गलती बता दी तो इग्नोर कर दो। नहीं, आपने गलती बताई, हो सकता है मैं गलत हूँ, कभी कभी हो जाता हूँ, तो मैं आपके कमेंट को पिन भी कर देता हूँ ताकि और किसी की वो गलती ना हो। क्योंकि आप भाई वीडियो में तो चेंज कर नहीं सकते, जाके एडिट नहीं कर सकते, लेकिन पीडीएफ में कर सकते हो, तो मैं पीडीएफ में उसको चेंज करके आपको सेंड कर देता हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कल शाम तक, हाँ कल शाम तक या रात तक या फिर सुबह तक पक्का मिल जाएगा, ठीक है इसका पीडीएफ। तो आज के लिए धन्यवाद। इतना जितना पढ़ाया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर बनना होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से क्वेश्चन तो आएगा ही। पार्ट 2 भी लाऊंगा इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कोई एक आध उसमें चित्रकार वगैरह के नाम ज़्यादा बताऊंगा मैं, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख। इसमें मैंने चित्र शैली वगैरह के बारे में ज़्यादा बताया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना पेशेंस ऐसे बनाए रखिए, आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। जिस दिन मिलोगे सैल्यूट करूँगा आपको बाकायदा, सारे स्टूडेंट को एक साथ पहला मेरा सैल्यूट ही होगा कि आप लोगों के अंदर इतना पेशेंस है कि आप लोग हमारी वीडियोस का इतने अच्छे से वेट करते हो। वरना जहाँ तक मैंने देखा है लोग चले जाते हैं, बट आप लोग रुके पड़े हो। हैट्स ऑफ टू यू ऑल, आपकी मेहनत को, आपके पेशेंस को। ये पेशेंस आपके जीवन भर में बहुत काम आएगा। एक टीचर के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए। लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, भाषण वगैरह, खैर कोई नहीं। अब ऐसे वीडियो को देखते रहिए, पुरानी को ज़रूर देखिए, नई को भी देखिए। और मैं अब इसके बाद साइंस का एक टॉपिक लेके आने वाला हूँ, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मानव शरीर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ साइंस जल्दी खत्म करवाऊँ यार, साइंस बहुत है। वो खत्म हो जाएगा तो सिलेबस काफ़ी खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचता कहाँ है। फिर साइंस अगर खत्म हो गया, साइंस का सोलर सिस्टम तक खत्म हो गया, जल वल बचेगा वो तो ऐसे ही निपटा देंगे उसको, ठीक है। तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को देखने का धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बाय, इन्जॉय कीजिए, और बस आज के लिए इतना ही, मज़े कीजिए आप। मिलते हैं कल, कल नहीं है, अगली वीडियो में।